हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको ऑथेंटिक, वेरीफाइड, सही खबरें सही सोर्स के साथ पहुंचा रहा है और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है। मकसद साफ है कि नेशनल और इंटरनेशनल गोदी मीडिया के प्रोपेगंडे से बचा जाए और सही सूरत हाल आप तक पहुंचाई जाए। इस सिलसिले में मेरी ये भी कोशिश रहती है कि जहां से खबर है वहीं से कोई जानकार शख्स मिल जाए तो उससे हमें और आसानी हो जाती है हालात को समझने में। आज एक बार फिर हम कुम शहर में, ईरान के मुक़द्दस शहर कुम, वहाँ से ज़मीर अब्बास जाफरी, जिन्हें आमतौर पर ज़मीर जाफरी के नाम से जानते हैं, और सोशल मीडिया पर आपने मुसलसल उनकी वीडियो देखी है, वो हालात से आगाह कर रहे हैं दुनिया के लोगों को। जो हिंदुस्तानी ज़बान, उर्दू ज़बान जानने वाले लोग हैं, उन तक उनकी बात हर जगह पहुंच रही है। आज हम उनसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर 2 बार जंग हो चुकी अभी हाल ही में, उसके बाद फिर एक नया खतरा, नया हमला ईरान के खिलाफ होने की बात कही जा रही है। और ये बात अमेरिका की तरफ से भी, आज ही मैंने एक वीडियो देखी, फॉर्मर CIA एक एनालिस्ट हैं उनकी, और तेहरान से भी प्रोफेसर मोहम्मद मरांडी की, वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद जंग बहुत जल्दी फिर से शुरू होने जा रही है। मैं सबसे पहले सीधा वही सवाल करना चाहूँगा ज़मीर जाफरी साहब से। आप कैसे देख रहे हैं जाफरी साहब? वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या देख रहे हैं अभी? क्या फिर से जंग होगी? क्या फिर से ईरान भरपूर जवाब देगा? क्या सूरत हाल क्या लग रही है? वहां के क्या इशारे हैं आपके पास? शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब अर्ज करता हूँ आपको और तमाम व्यूअर्स को, और उम्मीद करता हूँ जहां हैं वो खुशहाल हों, सुकून के साथ हों, और उनके लिए दुआ करता हूँ। देखिए, दो एनालिसिस हैं। एक ये है कि आप किसी को एनालाइज करते हैं तो लॉजिक के बेस पे करते हैं। आप कहेंगे कि लॉजिकल सीक्वेंस अगर ऐसा होगा तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब आप अमेरिका और ट्रंप और नेतन्याहू को एनालाइज करते हैं तो वहां लॉजिक काम नहीं करती। तो अगर लॉजिक काम करती तो 12 दिन की जंग में जितनी मार उन लोगों ने खाई थी, उसके बाद उन लोगों को ये दोबारा जंग नहीं छेड़नी चाहिए थी। दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स, हत्ता उनके एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि जंग ना करो, हम नहीं जीत पाएंगे। लेकिन किसी ने ट्रंप को कह दिया कि 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी और बस 2 हफ्ते में ये हो जाएगा, तो वो ख्वाब की दुनिया में ट्रंप आ गए। दोबारा मिस कैलकुलेशन था। ईरान ने क्लियर कर दिया है कि जंग के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। अब कल ही अब्बास अरागची साहब जब चाइना गए थे तो अब्बास अरागची साहब ने कहा, चाइना वालों ने अब्बास अरागची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है उनसे कहा कि बिफोर वॉर ईरान कुछ और था, आफ्टर वॉर ईरान कुछ और है। यानी चाइना वाले क्लियरली कह रहे हैं कि ईरान एक कुव्वत और कुदरत बनके पूरी दुनिया के सामने जाहिर हो गया और चाइना इस बात को मानता है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से जो CNN की एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई है, जिस रिपोर्ट के अंदर उन लोगों ने डिटेल में बताया है कि उनके 16 मिलिट्री बेसिस किस तरीके से तबाह हो गए हैं, और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो उनके सैटेलाइट इमेजेस, क्योंकि अमेरिका ने सैटेलाइट इमेजेस के ऊपर बैन लगा दिया था, तो यूरोप से उन लोगों ने सैटेलाइट इमेजेस रिट्रीव करी है, और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक्यूरेसी से बताया है कि ईरान ने कितना मारा है। तो इतनी मार खाने के बाद, और 30,000 सोल्जर्स आपके होटल्स में सो रहे हैं, भागे हुए हैं, ऑन द रन हैं, और आपकी मिलिट्री बेसिस इतनी बुरी तरीके से मार खा चुकी है, तो नेचुरल सी बात है आपको जंग की बात नहीं करना चाहिए। और जो रीजन है कि ट्रंप बार बार यू टर्न ले रहे हैं, वो रीजन भी क्लियर है कि उनकी मिलिट्री ने उनको क्लियरली बता दिया है कि ईरान से लड़ना आसान नहीं है। अब ये कैलकुलेशन की बातें हैं सारी, कि भाई 2 2 4 है, कैलकुलेशन है, 1 + 1 = 2। लेकिन जो इंसान घमंड और गुरूर और तकब्बुर में चूर होता है, तो तकब्बुर के साथ दीवानापन और पागलपन मिला हुआ होता है। यानी क्योंकि उसके ऊपर घमंड की चश्मे उसकी आंखों पे लगते हैं, तो जो सामने की चीजें भी हैं वो दिखाई नहीं देती। तो जंग हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी है कि जंग हो सकती है।
कोई भी इसको डिनाई नहीं करता है, क्योंकि जंग के बारे में जो रहबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई का लेटर आया था उसमें भी, और जो शूरे अमनियत मिल्ली जो ईरान का है, यहाँ पर गार्डियन काउंसिल है, उसने भी उन लोगों ने भी ये कहा था कि ये जंग पॉज है, यानी ये जंग सीज फायर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था। तो सीज फायर तो तब होता है जब एक्चुअली शर्तें मान ली जाएं, बात हो जाए, तो ये तो पॉज है जंग की। तो जंग क्या हो सकती है? हाँ, हो सकती है, लेकिन जो अक्लमंद लोग हैं वो कह रहे हैं कि कैलकुलेशंस के हिसाब से जंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा काजमी साहब, यहाँ पर मैं कुछ पार्लियामेंटेरियंस की स्पीचेस सुन रहा था, उन लोगों ने कहा है कि हमने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को, खुसूसन यूएई, कतर, बहरीन, इन लोगों को मैसेज दे दिया है कि अगर अब जंग तुम्हारी जमीन से शुरू होगी तो अब पहले की तरह रिस्पांस नहीं होगा, अब रिस्पांस बहुत शदीद होगा और आप लोग खबरदार रहना, क्योंकि अब पहले की तरह हम लोग जो हैं, जिसे फारसी में कहते हैं रू दरवासी, यानी ठीक है यार हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, ये सब नहीं होगा। अब जंग अगर तुम्हारी जमीन से शुरू होगी तो बहुत खतरनाक जवाब दिया जाएगा। तो इतने दिनों में जो डिप्लोमेसी में हुआ है वो ईरान ने क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया है। एक जो चीज कम्युनिकेट हुई है अरब देशों के लिए वो ये है कि फुजैरा से, जो दुबई के अंदर एक पोर्ट है फुजैरा, वहां से अभी भी जो है इनका ऑयल जा रहा है, यानी यूएई का। तो यूएई में जो है ऑयल तकरीबन 1.5 बैरल पर डे इन लोगों का आउटपुट वहां से जा सकता है, लेकिन कह रहे हैं तकरीबन 700 मिलियन बैरल पर डे अभी भी बेच पा रहा है यूएई। और सऊदी का दूसरा एक पाइप है जो उनको पर्शियन सी से कनेक्ट करता है रेड सी तक, तो वहां से वो अपना ऑयल रेड सी से भेजना चाह रहे हैं। तो ईरान ने ये सिग्नल दिया है कि नेक्स्ट अगर वॉर स्केल हुआ तो तुम ये थोड़ा बहुत जो ऑयल बेच रहे हो ये ना तुम रेड सी से बेच पाओगे, क्योंकि बाबल मंदब बंद हो जाएगा। और फुजैरा के बाहर ईरान ने अपना टोल लगा दिया है, कहा कि फुजैरा में अब जो भी मूवमेंट होगी वो हमारी इजाजत से होगी। तो ये भी अरब देशों के लिए एक बड़ा संदेश है, उनके लिए बड़ा मैसेज है कि अगर जंग शुरू होगी, जो थोड़ी बहुत भी हमारी इनकम हो रही थी वो थोड़ी बहुत भी इनकम एटलीस्ट यूएई और सऊदी दोनों की बंद हो जाएगी। तो ये तमाम कैलकुलेशन की बातें हैं, लेकिन अगर ट्रंप के जहन में दीवानापन आता है और ट्रंप को लगता है कि भाई हम मार देंगे और हम पावर प्लांट पे मार देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसका रिजल्ट कुछ नहीं होगा। उसका रिजल्ट ये होगा कि ऑयल प्राइसेस $200-300 हो जाएंगी और पूरी दुनिया के अंदर जो इकोनॉमिक रिसेशन है वो बढ़ जाएगा। ईरान में तो क्या होगा, ईरान वालों को आदत है, ये आप मिसाल, मैं काजमी साहब एक व्यूअर से आपकी एक बात कहूंगा कि ईरान में भी डॉलर जो था 145 था, अचानक वो 175 हो गया, ठीक है। दूसरी कंट्री में अगर डॉलर 90 से 120 हो जाता तो दूसरी कंट्री में तबाही आ जाती, पूरी कंट्री उथल पुथल हो जाती। ईरान में ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं। यानी ईरान में ये सैंक्शंस को झेलने की और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को झेलने की ताकत जो है ना वो बहुत बढ़ गई है। मैंने एक बताया था काजमी साहब कि देखिए, ये मैं खाली व्यूअर्स के लिए क्लियर हो जाए, ये 50,000 तुमान की नोट है। 2006 में इसकी कीमत थी 2,500 रुपए, आज इसकी कीमत है 40 रुपये, ठीक है, लेकिन ईरान वैसे ही खड़ा है। तो ईरान को तो आदत है सैंक्शंस झेलने की, ये अरबों को कहां आदत है। अच्छा, आपने ये क्या जिक्र किया, आपने करेंसी का जिक्र किया, बीच में मैं एक सवाल कर लूं ताकि रहने रहे, वो ये कि ईरान कीमतें कैसे कंट्रोल करता है आम लोगों के लिए जो जरूरत की चीजें हैं। मिसाल के तौर पर ईरान की करेंसी से ही एक महीने पहले जो मिसाल के तौर पर 1 किलो आ रही थी कोई सब्जी, क्या वो अब भी उतनी ही है, या बाकी और चीज़ें जो मुल्क के अंदर लोगों को सप्लाई की ज़रूरत होती है उसे कैसे कंट्रोल करता है जब डॉलर इतना उथल पुथल होता है। तो जी देखें, प्राइसेस बढ़ते हैं, ये तो हम नहीं कह सकते कि प्राइसेस बिल्कुल नहीं बढ़ते। जैसे ही डॉलर अगर 30% बढ़ा है तो बहुत सारी चीजों के प्राइसेस 10%, 15% बढ़ते हैं। फिर ये होता है कि सैलरीज बढ़ाई जाती है,
यानी यहां पर ईरान की पार्लियामेंट की तरफ से जो सैलरी अप्रूवल हुआ है इस बार, वो 60% कम से कम सैलरी पिछले साल से ज्यादा करनी होगी ऑफिशियली। यानी जिसकी मिसाल के तौर पर मसलन 50,000 सैलरी थी तो उसकी 80,000 हो जाएगी सैलरी। यानी ये इस तरीके से सैलरीज को बढ़ाया जाता है ऑफिशियली। तो ये लेकिन ईरान में ये अभी जो प्राइसेस बढ़े हैं वो कब बढ़े हैं, जब ये पिछले वीक के अंदर डॉलर को सडनली एक ही दिन में डॉलर को बढ़ाया गया, और ये डॉलर को बढ़ाने की वजह से उसके बाद, लेकिन उससे पहले तक जंग के अंदर प्राइसेस कांस्टेंट थे। उसके फैक्टर्स ये हैं कि ईरान में एक कमेटी, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है प्राइसेस पे नजर रखना, और वो उनके तरफ से लोग बाजार जाते हैं, वेयर हाउसेज जाते हैं, देखते हैं कि ओवर स्टॉकिंग तो नहीं हो रही है, और ये कंटिन्यूअसली मीडिया में रिपोर्ट होता है कि मिसाल के तौर पर अगर मुर्गी की कीमत अगर 3.5 लाख है तो 3.5 लाख में बेची जाए, कोई उसको 5 लाख में बेच नहीं सकता। अगर कोई बेचेगा तो फौरन कॉल करेंगे, वहां गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं। तो इस तरीके से एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जहां पर लोग जो अवाम है वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझती है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करे, और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल समझती है कि उस रिपोर्टिंग के ऊपर अमल किया जाए और लोगों की मुश्किलों को हल किया जाए। तो जंग जब से शुरू हुई थी, तकरीबन जंग के अंदर 50-55 दिन प्राइसेस तकरीबन कांस्टेंट थे। और उसके अंदर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीज होती है काजमी साहब, वो ट्रस्ट होता है कि आप अपनी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 10 लोगों से पूछें और 10 आदमी यही कहे कि यार ये सब चोर लोग हैं, झूठे लोग हैं मसलन, तो गवर्नमेंट पर अगर आप ट्रस्ट नहीं करते और गवर्नमेंट कहेगी नहीं भाई हमारे पास तो सब है, तो आप कहेंगे नहीं ये झूठे हैं। लेकिन अगर आप अपनी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करते हैं, तो जैसे ही जंग शुरू हुई तो ईरान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हमारे पास इतने दिनों का, मसलन उन्होंने 6 महीने का कहा हमारे पास स्टॉक है, आपको खाने पीने रहने कोई चीज की कमी नहीं होगी, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, आप ओवर स्टॉकिंग ना करें। तो मैं पहले हफ्ते की जंग की शॉपिंग बता रहा हूं कि शॉप्स खाली थी, हत्ता जो पेट्रोल स्टेशन थे वो खाली थे। ये पहले हफ्ते की जंग की बात बता रहा हूं। तो दो चीजें हैं, एक तो गवर्नमेंट के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा आवाम के अंदर सिविक सेंस का होना। यानी अगर आवाम के अंदर सिविक सेंस ना हो और आवाम को ये पता है कि भाई मैं अगर मतलब मुझे तेल 2 लीटर चाहिए, मैं अगर 20 लीटर खरीदूंगा तो बाजार में कम हो जाएगा, और कम होगा तो मुझे इस बात में महंगा खरीदना पड़ेगा। इतना अगर आवाम को समझ में आ जाए, सिविक सेंस हो और गवर्नमेंट पे उनको ट्रस्ट हो कि ये गवर्नमेंट हमें चीजें कम होने नहीं देंगी, तो वो रिजल्ट ये होता है कि वो चीजें इस तरीके से मैनेज होती हैं। मैं खाली एक डिस्क्लेमर ये कर दूं कि मैं ये क्लेम नहीं करना चाह रहा हूं कि ईरान में कोई कीमत नहीं बढ़ती। नेचुरल सी बात है, कीमतें बढ़ती हैं, जैसे कि डॉलर के अंदर फ्लक्चुएशन होता है तो कीमतें बढ़ती हैं और उसका असर लोगों की जिंदगी पे भी होता है। लेकिन क्योंकि इतनी आदत हो गई है इस चीज की कि वो सर्वाइवल वो उसके अंदर आसान हो जाता है। देखिए काजमी साहब, हम लोग इंडिया में मिडिल क्लास लोग जो हैं, उन लोगों के यहाँ मिसाल के तौर पर जब कीमतें बढ़ती हैं तो असर होता है, लेकिन वो मैनेज कर जाते हैं। लेकिन जो करोड़पति इंसान होता है उसके यहाँ जब प्रॉब्लम होती है तो मैनेज नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी आदतें वैसी हो जाती हैं। तो जनरल लेवल पर जो लाइफ स्टैंडर्ड है यहाँ पर ईरान में काफी अच्छा है। और वो लोग जो अरब बादशाह हैं, मैं कुवैत गया था काजमी साहब, तो कुवैत में मैं वहां के कुछ सीनियर लोग थे, कम्युनिटी मेंबर्स थे, उनके साथ में बैठा तो मैं पूछ रहा था कि आपके जवानों की सबसे बड़ी चैलेंज क्या है। तो आप ताज्जुब करेंगे वो क्या कह रहे थे पता है? वो कह रहे थे लेजीनेस हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यानी क्योंकि खाना पीना रहना सब है, अब सबके पेट तोन निकले हुए हैं, सब सो रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। मैंने कहा इल्म और नॉलेज तो क्या नहीं, हमारे यहाँ कोई भी पढ़ता वढ़ता नहीं है, ऐसी सर्टिफिकेट और डिग्री मिल जाती। तो एक कौम है जिसको आदत है मुश्किलों को झेल के आगे बढ़ने की, और एक कौम है जिसको आदत है बहुत ही लग्जरी में रहने की। दोनों कौम का मुकाबला एक जैसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस मैं कह रहा था कि अगर जंग होती है तो ईरान ने अपने आप को जंग के लिए तैयार किया है। ईरान ने अपने जखीरे ऐसे रखा है कि अगर जंग होती है तो ईरान उसके लिए तैयार है। प्लस ईरान इस बार, मैं
एक आर्टिकल, एक इंटरव्यू देख रहा था एक एक्सपर्ट का, वो कह रहे थे कि ईरान की इस बार की आमादगी पिछली बार से बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने दुश्मन के तमाम जो उनके रेडार्स हैं वो उनके मार चुके हैं। अब उनके रेडार्स काम नहीं कर रहे। अब तो हम जहां मारना चाहते हैं वहां जाके लग जाता है, क्योंकि उनके आखिरी दिनों में आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इसराइल में जो मिसाइल मार रहे थे, 3 मार रहे थे, तीनों के तीनों जाके लग रही थी। तो उनके रेडार्स काम नहीं कर रहे हैं, उनके पास एंटी टैंकर्स या मसलन जो उनके पास एंटी मिसाइल उनके पूरा सिस्टम है वो उनके पास कम है। तो ईरान के पास कम नहीं है, बिकॉज ईरान के पास ड्रोन्स का स्टॉक भी रिफ्यूल हो गया है, मिसाइल का स्टॉक कभी खत्म नहीं हुआ था। तो ईरान पूरी तरीके से तैयार है। अब ये दुश्मन के ऊपर है कि वो आना चाहता है या नहीं आना चाहता है। एक और चीज मैं ऐड कर दूं काजमी साहब, फिर उसका आप सवाल करिएगा। देखिए, मैं एक और एक्सपर्ट का ओपिनियन देख रहा था, वो कह रहे थे कि अब जंग में हमारी अभी जो हमारी अमेरिका से नेगोशिएशंस हो रही हैं, उसके अंदर एक्चुअली वो कह रहे थे हम लोग न्यूक्लियर के बारे में बात ही नहीं कर रहे। यानी अब वो बात खत्म हो गई कि भाई वो न्यूक्लियर के बारे में क्या बोले, हमने 20 साल वो कर लिया, अब वो सब बात नहीं हो रही है। अब ये हो रही है पहले तुम हमारा खर्च दो, पहले तुम हमारी जो कॉम्पनसेशन है वो दो, पहले तुम हमारा जो है भरपाई करो, पहले यानी अब पहले तुम हमारी जो फ्रीज पैसे हैं वो रिलीज करो, फिर हम ये सब बातें करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि 60 दिन की जंग के बाद ईरान इतना ताकतवर हो गया है कि अमेरिका को अपनी शर्तों पे बात करवाने पे मजबूर करा रहा है। तो ये कह रहे थे ये कुव्वत और कुदरत, पावर की पोजीशन ईरान के पास है, और ये पावर की पोजीशन के बाद ही ईरान जो है इस नेगोशिएशंस में एंटर होगा। ईरान की शर्तों पर बात करने के लिए मजबूर हो चुका है अमेरिका। लेकिन देखिए, जो अभी पिछले 2 दिन के अंदर, हालांकि ट्रंप, जैसा कि आपने बताया कि लॉजिक वहां नहीं है, एक ही दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ट्रंप ने कहा जंग बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, पीट हेगसेथ ने कहा कि जंग खत्म हो गई, हम नई जंग लड़ना नहीं चाहते, मार्को रूबियो ने भी कुछ इसी किस्म का बयान दिया। लेकिन फौरन ही बयान फिर आ गया कि हम ईरान के खिलाफ जंग के लिए तैयार हैं। उसे तेहरान में बैठे हुए लोग उसे कैसे एनालाइज करते हैं, वो बड़ा एक मुश्किल मरहला है। ये जो तैयारी है, देखिए, हर वक्त तैयारी की हालत में रहने में भी अमेरिका वगैरह तो ये कहते हैं कि इसमें बड़ा खर्चा होता है, लेकिन ईरान किस तरह से हमेशा तैयार रहता है और उसे कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आती, ये क्या है? देखिए, ईरान ने इस जंग के 3 मरहले हैं। पहले मैं एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपको मैं पेश कर दूं। वो एक एनालिस्ट कह रहे थे कि जंग के 3 मरहले हैं। इमाम खुमैनी ने जो है तीर कमान बनाया, फिर रहबर मुअज्जम ने तीर कमान को ताकत दी, यानी उसके अंदर जो असलहे लगाने थे वो उन्होंने दी। अब जो मुश्तबा खामेनाई हैं, उनका काम है तीर चलाना। ये 3 मरहले जंग के थे। अच्छा, क्यों ऐसा है? तो उन्होंने कहा कि क्यों ये रहबर पिछले रहबर से अलग है। तो उन्होंने कहा कि ये रहबर इसलिए अलग है क्योंकि उनकी तरफ से तीर चल चुकी है, अब जवाब देना है। तो ये क्लियर है कि ईरान ने अपने आप को 20 साल से इस जंग के लिए तैयार किया था। ये 1-2 दिन की प्लानिंग नहीं है, पूरा डॉक्ट्राइन है, और पूरा ईरान के अंदर एक प्लानिंग है कई लेयर्स में कि अगर ये नहीं हुआ तो ये, फिर ये। मिसाल के तौर पर अभी सिज्जील इस्तेमाल नहीं हुई है, और ईरान ने कहा कुछ हमारी ऐसी वेपन्स हैं जो अभी तक यूज नहीं की है। तो ईरान के पास क्या क्या वेपन्स हैं और क्या क्या हो सकती हैं, दुश्मन अभी सिर्फ गैस कर रहा है। तो ये ईरान की तैयारी जो है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान के लिए जंग होगी नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जंग है, यानी वहां पर लोग ऑलरेडी एक्टिव हैं। तो एक मरहला जंग का जो इस वक्त एक्टिव है, यही जो उन लोगों की 2 वॉरशिप्स आई थी और फिर ईरान ने वार्निंग दी, और फिर उसके बाद ईरान ने कहा हमने मिसाइल मारा भी है, जबकि सेंटकॉम ने वो किया कि नहीं, मिसाइल लगी नहीं है। ये नहीं कहा कि मारा गया है, कि ईरान ने मारा था, लगी नहीं है। तो ये खुद एक सेंटकॉम के लिए बड़ी बात है कि अमेरिका के वॉरशिप्स को, अच्छा देखिए काजमी साहब, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका के वॉरशिप्स को मिसाइल पड़ी और ट्रंप को पूछा गया, अच्छा वो उन्होंने तो मिसाइल मार दी, तो क्या वो सीज फायर खत्म हो गया? कहा नहीं, सीज फायर खत्म नहीं हुआ है,
सीज फायर खत्म नहीं हुआ, ये सब छोटी छोटी झड़पें होती रहती है। अच्छा, रिपोर्टर ने पूछा, अच्छा बताओ क्या होगा तो सीज फायर खत्म हो जाएगा? वो कहता वो मैं नहीं बताऊंगा, और वो नहीं करेंगे ऐसा। यानी इतना अमेरिका मजबूर हो गया है कि वो ये भी नहीं बता पा रहा है कि सीज फायर कैसे ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि ईरान तोड़ देगा तो फिर इसे लड़ना पड़ेगा, तो ये लड़ना नहीं चाहते कि इस पोजीशन में। तो जंग की पोजीशन ये है कि अमेरिका जानता है, अमेरिकन जितने एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने ये बताया है कि अब आगे का मरहला, जो एस्केलेशन का मरहला है, वो हमारे लिए सख्त है। मिसाल के तौर पर बूट्स ऑन द ग्राउंड सुइसाइड है उनके लिए, वो जानते हैं अगर वो जमीन पर लेके आएंगे तो उनके लिए सुइसाइड है। तो वो सिर्फ बोल सकते हैं, कर नहीं सकते। वो अगर अब्राहम लिंकन को लेके आएंगे, जो एक चीज इंटरेस्टिंग हुई काजमी साहब, ये जो दुबई पर एक मिसाइल मारी गई थी, वो एक मिसाइल जो मारी, तीन मारी थी, उसमें से एक मिसाइल इन लोगों ने इस्फहान से मारी है, 300 किलोमीटर दूर से मारी है। ये बताने के लिए कि होर्मुज में हमारा होना जरूरी नहीं है, हम चाहें तो वहां की शिप को इस्फहान से भी मार सकते हैं। ये मैसेज देना इंपॉर्टेंट था। तो ईरान ने इस जंग के अंदर क्लियरली सिग्नल्स दे दिए हैं। और जो ईरान की तैयारी है, एक तो ईरान के अंदर मिसाइल्स को लेके रिफ्यूलिंग या मसलन ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग है। मोसाद अपने आप को बहुत बड़ा कहता है कि भाई मैं मोसाद हूं, फला हूं, ये हूं, मेरे पास सब इंफॉर्मेशन है। तो भाई क्यों मिसाइल्स को नहीं रोक पा रहे हो? अरे ये तो छोड़ दें काजमी साहब, वो एफपीवी जो मार रहा है हिजबुल्ला इस वक्त, उस वजह से हारिस न्यूज में आ रहा है कि इजरायली सोल्जर सारे बंकर्स में हैं। कोई नॉर्थ इसराइल जाने को तैयार नहीं है। ये तो इनकी हालत है इस वक्त। और काजमी साहब, आप तो काफी टाइम से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 25 साल की आपके करियर में शायद आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वही मजलूमीन जिनको हमेशा मारा जाता था, हम सिर्फ यही रिपोर्ट करते थे कि भाई ये मारे गए, इतने मजलूमियत से मारे गए। अब पहली बार ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वही मजलूमीन को खुदा ने इतनी ताकत और कुव्वत दी है और उन्होंने इस्तेकामत दिखाई है, जिसके रिजल्ट में आज ये हो रहा है कि वो भाग रहे हैं और हम मैदान में खड़े हैं। यानी ये इस तरीके से जो चेंज हुई है सिचुएशन, इसके अंदर इमाम खुमैनी की फिक्र को, रहबर मुअज्जम शहीद की प्लानिंग और रहबर शहीद की जो नजरिया था, उसको उन्होंने जिस तरीके से पूरे अरब वर्ल्ड में मुस्तहकम किया और पूरा रेजिस्टेंस फोर्स को बनाया, और फाइनली जब जंग हुई तो ईरान के जवान और शहीदों के जो इस्तेकामत थी, जिसके रिजल्ट के अंदर हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये पोजीशन इस वक्त दुनिया में है। तो ईरान के अंदर तैयारी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। वो कह रहे हैं हम जंग के लिए तैयार है, जंग चाहते नहीं है, जंग तलब नहीं है, लेकिन जब तक अपनी शर्तें पूरी नहीं होंगी, जब तक ना होर्मुज खुलेगा और जब तक ना कोई बातें होंगी, जब तक हमारी बातें एक्सेप्ट ना की जाए। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपने आयतुल्ला मुज्तबा खामेनेई साहब के बारे में जो जिक्र किया, वेस्टर्न मीडिया और बिल्कुल पहले दिन से ही जिस दिन उनका नाम का ऐलान हुआ था और उसके बाद मुसलसल ये बात कही जा रही है कि ये तो अपने वालिद से भी ज़्यादा शिद्दत पसंद हैं उनकी ज़बान में। तो ये क्या आप उसे कंफर्म कर रहे हैं ये वाली बात कह करके कि अब सिर्फ इनको तीर चलाना है क्योंकि दूसरी तरफ से चल चुका है? क्या ये कहना ठीक है जो वेस्टर्न मीडिया में बार बार ये कहा जा रहा है कि अब हुकूमत पीछे है, आईआरजीसी मुल्क को चला रही है, शिद्दत पसंद जो तबका है वो मुल्क को चला रहा है? आप ईरान में हैं, आप बहुत नज़दीक से जानते हैं, वहाँ की ज़बान जानते हैं, समाज को जानते हैं, हुकूमत को जानते हैं, क्या कुछ है इस पर थोड़ा सा बताइए, लोग जानना चाहेंगे। जी, देखें, जो ईरान को नहीं जानते उनको ये लगता है कि ईरान में एक बंदा बैठा है, वो फैसला कर रहा है और ईरान चल रहा है, क्योंकि वो ईरान को नहीं जानते। उनको ये लगता है कि कोई बंदा बैठ के बोलेगा कि आज बादल जो है वो छाए हुए हैं तो चलो आज प्लेन उड़ा देते हैं। उन्हें लगता है इस किस्म का यहाँ माहौल है। ईरान में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक जो सुप्रीम लीडर होते हैं, वो सुप्रीम लीडर जो होते हैं उनके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनके रूम में जाते हैं, वो लेटर फैसला करके देते हैं चलो जाओ ये काम करो, ऐसा नहीं होता। ईरान में जो सुप्रीम काउंसिल है, जो यहाँ की शूरे अमनियती मिल्ली है, जो नेशनल सुप्रीम काउंसिल है, उसके अंदर प्रेसिडेंट होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, यानी इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम होती है।
जो ईरान के सुप्रीम लीडर होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और लॉ मेकर्स होते हैं। ये सारे लोग मिलके ईरान के स्ट्रेटेजिक गोल्स के मुताबिक फैसले करते हैं। इनको एक कुल्ली डायरेक्शन रहबर मुअज्जम देते हैं, यानी जो एक कुल्ली के भाई हमें इस जहत और इस डायरेक्शन में चलना है। वो आयतुल्लाह खामेनाई शहीद वो डिक्लेयर करते थे, अब मुज्तबा खामेनाई, तो वो जेनरिक डायरेक्शन जो है वो डिक्लेयर किया जाए, वो गाइड किया जाता है। फिर ये कमेटी मिलके फैसला करती है। जब ये कमेटी फैसला करती है, इसके अंदर आयतुल्लाह खामेनाई के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पर सारे लोग मिलके फैसला करते हैं, और वो जो फैसला होता है वो बाइंडिंग फैसला होता है तमाम लोगों के ऊपर। और नेचुरल सी बात है कि वो आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनाई उसे अप्रूव भी करते हैं। तो ये एक क्लियर एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ईरान एक फर्द नहीं चलाता, ईरान में एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और पब्लिक का प्रेजेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर ईरान में पब्लिक 88 मुज्तहिद लोगों को इलेक्ट करती है, इलेक्शन होता है जिसमें एक एरिया से 3 मुज्तहिद खड़े होंगे, उसमें से एक मुज्तहिद को इलेक्ट किया जाता है। फिर ये मुज्तहिद मिलके रहबर को सेलेक्ट करते हैं। तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है रहबर को सेलेक्ट करने के लिए भी, यानी जैसे हम मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट चूज करते हैं, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं, उसी तरीके से ईरान की पब्लिक मजलिस खुबरेगान को, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को चूज करती है, वो रहबर को चूज करते हैं, और वो रहबर जो है फाइनली ईरान के सुप्रीम लीडर होते हैं। तो ईरान में एक कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पब्लिक का पार्टिसिपेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनली सब कुछ होता है। अब ये कि ईरान में IRGC चला रही है, ये तो वेस्टर्न नैरेटिव है। मैं इन्हें तोता मीडिया कहता हूं, पैरेट मीडिया, यानी वहां से एक वेस्ट से खबर चली तो इन लोगों ने सारों ने कॉपी पेस्ट मार दिया, कह दिया कि भाई न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर छपी है, अभी न्यूयॉर्क टाइम्स इनके लिए कुरान हो गया। और फिर उसको सारे लोग कोट करके मिट्टू मिट्टू, उसने एक बार मिट्टू बोला है तो ये सारे मिट्टू मिट्टू सुबह से शाम तक मिट्टू मिट्टू बोलेंगे ये मीडिया वाले। तो ये जो IRGC है और ये बहुत सख्त है, और ये तो वही लाइन है जो आप कह रहे हैं इंटरनेशनल गोदी मीडिया ने इनको दी है। और इन लोगों ने, मुझे तो कभी कभी इन पे ताज्जुब भी होता है काजमी साहब कि इन लोग जो हैं वही अमेरिका और इजराइल का काम करते हैं, उनसे पैसे भी नहीं लेते हैं। यानी इतनी इनकी गुलामी है कि इतने खुलूस के साथ गुलाम है ये लोग कि वो अमेरिका और इजराइल जो कह रहा होता है बगैर कोई फायदे के वही चीज को अंजाम दे रहे होते हैं। तो यहां पर ये क्लियर है कि ईरान में कॉन्स्टिट्यूशन है। अब दूसरा सवाल जो आपका है कि शिद्दत पसंदी और कट्टरवादी हैं और ये कट्टरवादी होंगे, ये तो हमें पता है कि हमारा इस्लाम जो है वो, मैं उनकी कट्टरवादता की एक मिसाल भी दे दूं कि फ्रांस की एक शिप फंसी हुई थी अभी रिसेंटली, फ्रांस की एक शिप गुजरी है होर्मुज से, ईरान ने इजाजत दी थी, एक ही शिप गुजरी है पूरे यूरोप में। वो शिप में फर्टिलाइजर्स थे और फ्रांस की गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की कि भाई अगर ये फर्टिलाइजर्स हम तक नहीं पहुंचेंगे तो हमारा जो पूरी फसल है वो खराब हो जाएगी, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये फर्टिलाइजर्स की जो शिप है इसको छोड़ दे। तो आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनाई इतने कट्टरवादी हैं कि उन्होंने कहा क्योंकि ये वहां के इंसानों की जरूरत के लिए है तो इससे कोई टोल भी नहीं लेना है, इसे ऐसे ही जाने दो। तो हमारे यहाँ जो लॉज हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में और अहले बैत ने अपनी तालीम में, रसूल अल्लाह ने और उनके खानदान ने हम तक पहुंचा दिया है। अब हमारे यहाँ कोई नया कानून नहीं बनता, हमारे यहाँ कानून ये है कि भाई जालिमों से सख्त रहना है और मजलूमों से मोहब्बत करना है। हमारे यहाँ कानून जो है सख्त रहने का, तो इमाम खुमैनी सबसे सख्त है, इमाम खुमैनी के बाद रहबर भी सख्त है, किससे? जालिमों से। लेकिन मजलूमों से आप देखें किस तरीके से मिलते थे, छोटे छोटे बच्चों से किस तरीके से मिलते थे, या जो क्रिश्चियन फैमिलीज हैं जिनके शहीद हुए थे ईरान के लिए लोग, उनसे जाके किस तरीके से मिलते हैं। तो हमारे यहाँ ये सख्त और कट्टरपंथी, ये सब इनको न्यूज और मीडिया सेंसेशनलाइज करने के लिए इनके लिए अच्छा है। हमारे लिए कानून वही है, कानून चेंज नहीं होते, जमाना बदलना। अब जमाना ये है कि जंग शुरू हो गई, आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनाई कमांडर बने, तो नेचुरल सी बात है इनका रिएक्शन वो नहीं होगा जो इमाम खुमैनी का था या जो रहबर का था।
जंग के हालात अलग है, तो नेचुरली हालात के मुताबिक इनके अंदर ना शिद्दत पसंदी होती है ना कुछ होता है, इस्लामी कानून होता है, उस पर अमल करना होता है। अच्छा, आपने सिस्टम पूरा बता दिया, लेकिन क्या जून वाली जंग से लेकर के अब तक, मतलब मैं रिसेंट पास्ट की बात कर रहा हूं, जब पहली बार हुई फिर दूसरी हुई, इस दौरान क्या मुल्क के अंदर जंग लड़ी जाए ना लड़ी जाए, कैसे लड़ी जाए, इसमें कहीं कुछ लोगों के इख्तलाफात भी क्या कभी कहीं मीडिया में आते हैं, या मीटिंगों में कहीं से कोई ऐसी खबर लीक होती हो कि फला आदमी है जो इस राय का नहीं है, इस किस्म की बात भी कभी आती है क्या? देखिए, जंग क्योंकि थोपी गई है, तो अगर कोई कहेगा कि भाई तुम्हारे घर पे आके तुम्हारे बाप को किसी ने गोली मार दिया लेकिन तुम लड़ो मत, हम्म। तो वो तो उसी उसी घर वाले उसको जूते से पीट के मार देंगे। हम्म। यानी हमारे घर में घुस के हमारे रहबर को शहीद कर दिया और अब तुम कह रहे हो तुम जवाब मत दो, तुम लड़ो मत। हम्म। तो ये तो बात लॉजिकली नहीं है, अगर कोई बोलेगा तो एक्सेप्टेबल भी नहीं होगा। हम्म। ईरान में यह है कि जंग का जवाब देना है, इसके अंदर कितनी हद तक देना है, कब रुकना है कब नहीं रुकना है, इसमें लोगों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और वो हर कंट्री में एक नेचुरल सी बात है कि भाई एक नेचुरल है कि कुछ लोगों की ओपिनियन ये होती है, कुछ लोगों की वो होती है। लेकिन फाइनल है कि ईरान में सिस्टम है, जब सुप्रीम काउंसिल से कोई इंफॉर्मेशन आ जाती है, अब वो लोगों को, मिसाल के तौर पर जब सीज फायर अनाउंस हुआ तो ईरान में बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि भाई यार ये क्या सीज फायर क्यों कबूल कर लिया। और ईरान की आवाम और जनता में ये फीलिंग थी कि ये जो ईरान में एक फेमस सॉन्ग है बेजन के खूब मिजनी, मारो के क्या खूब है मारा, ये नहीं ईरान का ट्रेंडिंग सॉन्ग है। तो पब्लिक में ये था कि रोकना नहीं है, लेकिन जो लीडर हैं वो जानते हैं, वो बैलेंस तरीके से चीजों को लेके चलना चाहते हैं और दुनिया को ये पेश नहीं करना चाहते कि हम जंग तलब लोग हैं। तो अगर जहां पर सीज फायर की बात हुई वहां पर ईरान ने पहली बार 2 मरहलों में ईरान ने 2 अलग रिएक्शन दिया। काजमी साहब, पहली बार ईरान गया, कब गया, जब उन्होंने 10 पॉइंट ईरान के माने और ट्रंप ने ट्वीट भी किया कि हमने ईरान के 10 पॉइंट माने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ईरान के 10 पॉइंट पे ईरान गया। दूसरी बार ईरान क्यों नहीं गया, और पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली बात थी कि अमेरिका बोल रहा है मैं आ रहा हूं और ईरान कहता है मैं नहीं आऊंगा। इतनी ईरान में कॉन्फिडेंस था ईरान के अंदर कि ईरान ने कहा मैं नहीं आऊंगा। तो ये कब है, जब ईरान ने दुनिया को ये साबित कर दिया कि भाई हम ऐसा नहीं, हम पीस चाहते हैं, हम सीज फायर चाहते हैं, लेकिन सामने वाला उसकी अकल ठिकाने हो, बात करने के लायक हो, धमकी देना बंद करे तब हम उससे बात करेंगे। तो ईरान ने इंटरनेशनल ओपिनियन को मैनेज किया सीज फायर करके, और इंटरनेशनल ओपिनियन के लिए अगर ईरान वो कहते सीज फायर कर लो और ईरान मारता रहता तो दुनिया कहती भाई कि ईरान जंग तलब कंट्री है। अब दुनिया नहीं कह रही, अब दुनिया कह रही है कि भाई ईरान ने जहां जरूरत थी सीज फायर के लिए आया। अब ईरान अगर बात कर रहा है तो लॉजिकल और रैशनल है। तो जंग के 3 मैदान है काजमी साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। एक मैदान है जो सिपाह है, जहां पर लड़ाइयां होती है, मिलिट्री है। एक जंग का मैदान है जहां पर हम डिप्लोमेसी का मैदान कहते हैं, जहां पर डिप्लोमेट्स एक दूसरे से मिलते हैं। और तीसरा जंग का मैदान है लोगों का, जहां पर लोग मैदान में मौजूद हैं। और चौथा हमारा है जो मीडिया का मैदान है, वो भी एक मैदान है जंग का, और नफ्सियाती तौर पर लोगों की फीलिंग्स। और वो ईरान में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मीडिया बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, और लोग जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों के अंदर इस वक्त पॉजिटिविटी है। और ये जो रातों को जागना है और ये रातों की जो जुलूसें हैं, महफिलें हैं, इन्होंने लोगों को बड़ा एनर्जी दिया है इस जंग के अंदर। ये जंग तब्दील हो गई है कल्चरल इवेंट में। यानी आप जाएंगे काजमी साहब तो ऐसा लगेगा जैसे अरबईन में आ गया। यानी आप अरबईन जानते हैं, इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे मुहर्रम के बाद करबला में लाखों लोग चलते हैं, वो जो माहौल होता है ना उसमें कि बहुत सारी सबीलें लगी हुई हैं, पानी बट रहा है, जूस बट रहा है, खाना बट रहा है, वो माहौल में पूरे ईरान को तब्दील कर दिया इस जंग ने। ये खुद एक रिसर्च का टॉपिक है कि कैसे जंग में लोग इस तरीके से रहते हैं। जी जी, अच्छा, बिल्कुल आखिर में मेरे पास 1.5-2 मिनट हैं। अगर ओवरऑल एक यानी बता सकें कॉम्प्रिहेंसिव, अब इस वक्त क्या सूरत हाल है, आने वाले 2-4-5 दिन में क्या कुछ उम्मीद है, एक नतीजे के तौर पर कुछ बता दीजिए। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, मैसेजेस भेजे जा रहे हैं और ईरान भी अपना मैसेज भेज रहा है। और ईरान अपने लिए बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि हमारे कंडीशंस जब तक नहीं होंगे, जब तक कोई बात नहीं होगी,
ईरान ये क्लियर मैसेज भेज रहा है, बॉल अमेरिका के कोर्ट में है कि अमेरिका उसे एक्सेप्ट करता है या एक्सेप्ट नहीं करता। अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो होर्मुज इसी तरीके से बंद रहेगा और दुनिया के हालात और दुनिया में महंगाई इस तरीके से बढ़ती रहेगी। अमेरिका कब तक सब्र कर सकता है? तो हु विल ब्लिंक फर्स्ट है, और ईरान के लिए क्लियर है कि ईरान विल नॉट ब्लिंक फर्स्ट। ईरान जो है वो पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन जवाब बहुत मजबूती से देगा और अपनी शर्तों पर बात करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर जाफरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। आपकी बहुत सी वीडियोस सब लोग देखते हैं और वो इन्फॉर्मेशन बहुत होती है आपकी हर वीडियो में। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।